गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम अपना सिलेबस का स्टार्ट करेंगे और अपन ने जो है सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। आपको वीडियो मिल गया होगा जिसमें आपने देखा होगा कि अपने टोटल 16 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 10 से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है, यानी कि कार्बनिक रसायन। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि हम सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, और आज अपन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर जो है वो है एल्किल एवं एरिल हैलाइड। ठीक है, एल्किल एवं एरिल हैलाइड अपन को पढ़ना है। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एल्किल और एरिल हैलाइड, या देखिए इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, क्योंकि हेलो शब्द जब पहले आता है तो वो आईयूपीएसी नेम होता है। आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त हेलो शब्द पहले आता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। और यही अगर हम सामान्य नाम लिखेंगे तो वो उसमें एल्किल शब्द आता है, और हेलोजन के लिए हम हैलाइड वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड हो जाता है। ठीक है, जो कि मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। और वही अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और उसके हेलोजन को हम उसके हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दें तो हेलो एरिन बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन दिया गया है हेलोजन व्युत्पन्नों का, बेसिकली, है ना। तो जस्ट रीड आउट, आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा काम का नहीं है इसमें, है ना, सिंपल है। देन उसके बाद में आते हैं अपन सबसे पहले वर्गीकरण पे। देखो, हम कर रहे हैं हेलो एल्केनो और हेलो एरिनो का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है और किस तरीके से है वो देखते हैं। सबसे पहला जो आधार है वो है हेलोजन परमाणुओं की संख्या, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण किया है। अगर हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1 है तो वो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर पास पास वाले कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हैं तो वो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर लगातार 3 कार्बन पे 3 हेलोजन लगे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होंगे तो वो टेट्रा पेंटा हो जाएगा, बेसिकली वो पॉली में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, पॉली हेलो एल्केन कहते हैं उन्हें हम। ऐसे ही एरिन रिंग यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम देखें, 1 हेलोजन लगा है तो वो मोनो हेलो एरिन होगा, 2 हेलोजन लगे हैं तो डाई हेलो एरिन होगा, और अगर 3 लगातार लगे हैं तो वो ट्राई हेलो एरिन होगा। ठीक है, ये वर्गीकरण है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है कार्बन हेलोजन बंध जो है उसमें कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, कार्बन हेलोजन बंध, क्योंकि नेचुरल सी बात है CX है तो कार्बन हेलोजन में कोई ना कोई बॉन्ड तो कार्बन हेलोजन बंध तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि एल्किल हैलाइड है तो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और उस बॉन्ड में कार्बन का संकरण क्या है उसके आधार पर है। तो उस बॉन्ड में कार्बन का संकरण sp3 हो सकता है या sp2 हो सकता है। अब sp3 संकरण क्या होता है और sp2 संकरण क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संकरण जो है आपने वहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें संकरण का आपने पूरा पढ़ा है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से जुड़े हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती, और अगर चारों एकल बंध है यानी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और चारों तरफ हाइड्रोजन या हेलोजन जो भी जुड़ा है, पर अगर 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो कार्बन क्या कहलाता है, sp3 संकरित कहलाता है। ठीक है, और अगर कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में आप जानते हैं एक सिग्मा एक पाई होता है, और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, sp2 संकरित कार्बन कहलाता है, यानी एक डबल बॉन्ड है तो sp2 संकरित होगा, चारों सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, sp3 संकरित होगा। ठीक है, तो यहाँ हम जो कर रहे हैं CX बंध में कार्बन के संकरण के आधार पर, तो उसमें पहला आता है sp3 CX बंध युक्त यौगिक। sp3 CX बंध का मतलब यह है
कि CX बंध का जो कार्बन है वो sp3 संकरित होना चाहिए। और वो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन sp3 संकरित है कि नहीं, इसकी पहचान क्या है कि चारों सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी चारों एकल बंध होंगे, ठीक है। और इस आधार पर, यानी sp3 संकरण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड बोलें या हेलो एल्केन, एक ही बात है, अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड एलिलिक हैलाइड और थर्ड बेंजिलिक हैलाइड। ये बीच में जो है एनसीईआरटी का वाटरमार्क है, जो आपकी बुक्स में नहीं होगा, लेकिन जो हमने पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड करी है बुक की, उसके अंदर तो है, होता है ये, ठीक है। तो पहला जो है वो है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। RX को हम लिखते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। मैंने अभी आपको बताया था एल्किल हैलाइड ये सामान्य नाम है और हेलो एल्केन उसी का क्या है, IUPAC नेम है, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो CX बंध के संकरण के आधार पे अगर हम CX बंध का संकरण देखें कि वो sp3 संकरित है, तो एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप देखेंगे ये CX बंध है और CX बंध में देखिए कार्बन की चारों संयोजकताओं पे 4 अलग अलग जो यौगिक जुड़े हैं या 4 अलग अलग जो परमाणु लगे हुए हैं वो सभी सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब CX बंध का कार्बन क्या है, sp3 संकरित है। यहाँ भी, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, ये कार्बन sp3 संकरित है। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किस आधार पे होता है कि CX बंध के कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, उसके आधार पर वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक होता है। जिस कार्बन को हम देख रहे हैं या जिस कार्बन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कार्बन, और वो कार्बन कौन सा है, CX बंध वाला कार्बन है, ये CX बंध वाला कार्बन। ये CX बंध वाला कार्बन अगर आगे एक एल्किल समूह से जुड़ा है डायरेक्टली, 1 से 2 से 1 से अगर जुड़ा है, यानी डायरेक्टली अगर एक कार्बन से जुड़ा है, सीधे रूप से अगर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्केन। 2 से जुड़ा है, 2R का मतलब हो गया ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, एल्किल समूह हैं, और इन पे डैश और डबल डैश है। इसका मतलब ये है कि दोनों एल्किल समूह समान हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक CH3 एक C2H5 है, तो अलग अलग हो सकते हैं, या दोनों CH3 हो तो दोनों समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक हेलो एल्केन। आप यहाँ देखें ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चौथी तरफ क्या 4 ही होती है संयोजकता कार्बन की और चौथी तरफ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बनों से नहीं जुड़ सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन दूसरा प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिए वो तो sp3 संकरित है, लेकिन उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होगा, sp2 संकरित होता है, या हम कहें डबल बॉन्डेड होता है। देखिए ये जो कार्बन है CX बंध का कार्बन, देखिए कर्सर जो घूम रहा है, ये CX बंध का कार्बन। आप देखेंगे कि ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा है, एक वैलेंसी से, एक संयोजकता से तो हैलोजन से जुड़ा है, 2 संयोजकताओं से हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन है, एक संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ गया और एक संयोजकता से इस कार्बन से जुड़ गया, यानी चारों ही क्या है, सिंगल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, यानी चारों एकल बंध है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये CX बंध का कार्बन तो क्या sp3 संकरित है, लेकिन उसके जस्ट पास वाला कार्बन अगर हम देखें तो उस पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि ये sp2 संकरित है। तो ये एलिलिक की पहचान होती है कि ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती यानी पास वाले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से अबंधित होता है। तो इस प्रकार का जो होता है वो एलिलिक होगा। ये भी एलिलिक है, ये देखिए ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा है, ये sp3 है, उसके जस्ट पास वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये भी क्या होगा, एलिलिक है। अब आता है बेंजिलिक। इसमें भी CX बंध का कार्बन तो क्या होता है, sp3 संकरित ही रहता है, लेकिन वो sp3 संकरित कार्बन जो है वो क्या होता है, सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वो बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। ये देखिए ये CX बंध का कार्बन तो sp3 संकरित है और वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यानी एरीन वलय से जुड़ा है, तो वो क्या कहलाता है, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया कौन सा, sp3 संकरण वाला, यानी sp3 संकरण है जिसमें CX बंध का कार्बन sp3 संकरित है। अब आएगा कि CX बंध का कार्बन क्या हो, sp2 संकरित है, ठीक है।
sp2 संकरित अगर हो तो इस वर्ग में क्या है, दो शामिल होते हैं, एक तो वाइनिलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन जो है वो सीधे सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ता है। जो हैलोजन है वो सीधे ही उस कार्बन से जुड़ता है जो क्या है, द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है, यानी कि sp2 संकरित कार्बन है, उससे जुड़ेगा हैलोजन सीधा, तो वो क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। दूसरा जो है इसके अंदर आते हैं एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड आप जानते हैं क्या है कि हैलोजन जो है वो सीधा एरोमेटिक वलय के ऊपर जुड़ जाए, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, ये है इसका वर्गीकरण। उसके बाद आते हैं अपन नामांकन पे। देखिए, नामांकन की सामान्यतः दो पद्धतियां जो चलती हैं वो ये हैं, एक तो सामान्य नाम और दूसरा IUPAC। सामान्य नाम में क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहले एल्किल जो चेन है, एल्किल श्रृंखला है, उसका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद में हैलोजन का नाम लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ, या हम कहें कि आइड के रूप में, जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड है ना, हैलाइड के रूप में लिखा जाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से। और उससे पहले एल्किल समूह, एल्किल समूह जो होता है ना, आर उसकी संयोजकता मुक्त रहती तो वो एल्किल समूह कहलाता है। पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में हैलाइड, हैलोजन को हैलाइड के रूप में लिखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है ना, और सीधी है, तो इसको हम कहेंगे N, मतलब होता है नॉर्मल, सामान्य, यानी N प्रोपिल ब्रोमाइड। आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में ये Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि Cl है। आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, आइसोब्यूटिल समूह है ये, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है। IUPAC नेम कैसे होते हैं, आपको मालूम है कि कुछ जो है क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनके पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों होते हैं, ठीक है, और कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापी के रूप में काम में लिए जाते हैं, उनका अनुलग्न नहीं होता है, सिर्फ पूर्व लग्न होता है, और हैलोजन उन्हीं में से एक है। हैलोजन जो है वो हमेशा क्या होते हैं, नो डाउट कि हैलोजन एक क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं बनता है, ये हमेशा क्या होते हैं, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होते हैं। तो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होने की वजह से इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न नहीं होता है, और इनका पूर्व लग्न होता है हेलो, क्या होता है, हेलो होता है। तो अगर क्लोरो है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरो, ब्रोमीन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और आयोडीन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आयोडो, और उसके पीछे क्या लिख दिया जाता है, कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसी का हमको IUPAC नेम देना है तो ये क्या है, 1, क्योंकि यहीं से शुरू होगा नाम, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3, तो 1 पर क्या है, ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो है और 2 पर क्या है, मैथिल समूह है। तो क्लोरो और मैथिल दोनों ही क्या है, प्रतिस्थापी हैं, तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे आप, क्लोरो C से शुरू होता है तो पहले आता है, मैथिल M से शुरू होता है बाद में आता है M, तो पहले क्या लिखा जाएगा, क्लोरो, यानी 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। इस तरीके से जो है हम IUPAC नाम देते हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे और भी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और एक टेबल बनी हुई है जिसमें क्या है, आपको नाम दिए गए हैं, और ये नाम आपको जो है खुद लिखने हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है, देख करके बुक में देख के, चाहे नोट्स में देख के, ये बुक की PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, चाहे इसमें देख करके लिखो, या आपने बुक खरीद ली होंगी तो उसमें देख करके ये नाम जो है आप लिखें नोट्स में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फॉर्मूला आप देखें, नाम अपने आप लिखने की कोशिश करें, और बाद में टैली करें कि आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं, सामान्य नाम भी और IUPAC नाम भी, ठीक है। अगर आप सही लिख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे, जहां एडमिन में जो है मिल जाएगा आपको कि कौन कौन आपको पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। इनके ये एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद करें। उसके बाद में यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, वो सवाल भी आपको करने हैं, है ना, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए करने की। ये सोल्ड एग्जाम्पल हैं, इनके आंसर दिए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ अनसोल्ड एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, जो सॉल्व नहीं करे हुए, ये आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। और जब भी स्कूल ओपन होता है तो ये ध्यान रखिएगा, मैं ये सब कुछ चेक करूँगा, ये अनसोल्ड एग्जाम्पल भी करना है, ये नहीं कि सर ने कह दिया हम नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको करने हैं, क्योंकि ये सब कुछ चेक होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन
CX बंध की प्रकृति के ऊपर, ठीक है, कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन हैलोजन जो है वो कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करके रहता है, और उस आकर्षण की वजह से हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश की वजह से इस कार्बन हैलोजन बंध में दो पोल बन गए हैं, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, यानी एक ऋणावेशित पोल हो गया और एक धनावेशित पोल हो गया, यानी यहाँ पर दो ध्रुव बन गए, ठीक है। तो ये क्या है, CX बंध जो है अपने आप में एक द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? द्विध्रुव की भांति, और इसी वजह से ये बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवित होता है, ठीक है। अब आपने हैलोजन के बारे में पढ़ रखा है, हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो आपने सबसे ऊपर फ्लोराइड है, फिर क्लोरीन है, सबसे ऊपर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे लाइन से है। और आपको ये भी पता है कि ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता का मान घटता है, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी? फ्लोरीन की, और सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी? आयोडीन की। और एक जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो ये कि जितना ज़्यादा बंध ध्रुवीय होगा उतना ज़्यादा जो है चार्ज सेपरेशन होगा, यानी आवेश उतना ज़्यादा जो है सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और चार्ज जितना ज़्यादा अलग अलग होगा यानी सेपरेट होगा, वो बंध उतना आसानी से टूटता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो CF, अगर हम यहाँ फ्लोरीन लगा दें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, तो CF बंध की ध्रुवता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और CF बंध आसानी से टूटना चाहिए। ऐसा होना चाहिए पर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंध का टूटना जो है वो ध्रुवता पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि बंध वियोजन ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है। और बंध वियोजन ऊर्जा के मान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बंध जितना लंबा होता है या जितना बड़ा बंध होता है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान उतना कम होता है, क्योंकि वो बॉन्ड उतना वीक हो जाता है। और बंध बड़ा कैसे होगा? अगर परमाणुओं का आकार बड़ा है तो बंध लंबा हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा, और वो बंध कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, और वो आसानी से टूट सकता है। अगर हम साइज देखें तो अप टू डाउन जाने पर किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है, यानी फ्लोरीन का आकार सबसे कम है और आयोडीन का आकार सबसे ज़्यादा। तो CI बंध जो है यानी कार्बन आयोडीन बंध जो है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी उसकी बंध दूरी सबसे ज़्यादा है, तो वो बंध सबसे ज़्यादा दुर्बल है, और दुर्बल होने की वजह से CI बंध जो है वो सबसे आसानी से टूटता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सबसे आसानी से बंध कौन सा टूटेगा? कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा, और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे आपको एक टेबल मिलेगी, ये देखिए। अगर हम बंध लंबाई की बात करें तो देखिए CI की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है कार्बन आयोडीन की, और इसी वजह से इस बंध को तोड़ने के लिए जो दी जाने वाली ऊर्जा है वो सबसे कम है। देखिए 234 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देने पर यह बंध टूट जाता है कार्बन आयोडीन का। लेकिन कार्बन फ्लोरीन का देखिए, यहाँ देखिए बंध लंबाई सबसे कम है क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, तो यहाँ पे बंध जो एंथैल्पी है उसका मान सबसे ज़्यादा, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये अप टू डाउन जाने पर देखिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है हैलोजन का। कार्बन का साइज तो वही है, हैलोजन का साइज बढ़ रहा है जिसकी वजह से बंध दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना कि ध्रुवता वाला कारण मुख्य नहीं है, बल्कि मुख्य कारण क्या है? कार्बन हैलोजन के बंध दूरी, जिससे कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड आसानी से टूटे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन एल्किल हैलाइडों का विरचन या एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि पर, कि हम एल्किल हैलाइडों को किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बनाने की विधि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि अपन दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक तो एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि और उसके बाद करेंगे हम एरिल हैलाइड के बनाने की विधि, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं हम एल्कोहल से। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल के OH को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है हैलोजन से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। मैकेनिज्म जो है यानी क्रियाविधि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि हैलोजन जो है वो एल्कोहल के OH को प्रतिस्थापित करके हैलोजन वहाँ पर आ जाता है, तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा जो है प्रतिस्थापन किया गया है।
ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? जब शुष्क ZnCl2 यानी कि ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा। ZnCl2, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, और ये जो ZnCl2 है ये HCl की उपस्थिति में क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक है ये। ठीक है, तो ये तो पहला रिएक्शन है, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा हमने बना लिया एल्किल हैलाइड। दूसरी रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या किया है? सांद्र हैलोजन अम्लों द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया है। सांद्र हैलोजन अम्ल कैसे है कि सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 अल्कोहल की रिएक्शन करवाइए। देखो सोडियम ब्रोमाइड के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये इसको हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के यानी NaBr प्लस H2SO4 इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि सांद्र हैलोजन अम्लों की उपस्थिति में हमने यहाँ क्या किया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई है। तो सांद्र हैलोजन अम्लों से जब प्रतिस्थापन करवाते हैं तो अल्कोहल से क्या बनेगा? वही एल्किल हैलाइड, साथ में बनेगा NaHSO4 और H2O। तीसरा जो मेथड है वो ये है फॉस्फोरस हैलाइडों द्वारा। फॉस्फोरस के हैलाइडों द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब कैसे कैसे फॉस्फोरस हैलाइड यूज़ करेंगे? देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं? PX3 की रिएक्शन करा सकते हैं। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल PX3 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एल्किल हैलाइड के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ में H3PO3 बनता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हैलोजन सिर्फ Cl और Br ही हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन और कोई नहीं। या फिर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देखो यहाँ Cl दे दिया है क्योंकि PBr5 नहीं बनता, Pi5 नहीं बनता, सिर्फ PCl5 बनता है क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए फॉस्फोरस पे 5 क्लोरीन लग जाएंगे, ब्रोमीन या आयोडीन नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्ट PCl5 से करवाई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो देखो क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड बना है, POCl3 और HCl बाई प्रोडक्ट बन गए यानी कि सह उत्पाद। देखिए, अगर यही हमें ब्रोमीन या आयोडीन लगाना हो तो हम PX3 नहीं ले सकते, यानी कि PBr3 या Pi3 नहीं ले सकते क्योंकि वो स्थायी नहीं है। आयोडीन का, ब्रोमीन का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है तो वो स्थायी नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं? अल्कोहल के साथ में लाल फॉस्फोरस और X2 यानी Br2 या I2 को डालते हैं। ये X2 जो है वो रेड फॉस्फोरस के साथ पहले रिएक्शन करता है और PX3 ही बनाता है, लेकिन वो PX3 स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो हाथों हाथ क्या करता है? अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके RX दे देता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये वाली भी वही है, पर अंतर इतना है कि हम PX3 डायरेक्ट ना लेकर के हमने क्या किया? रेड फॉस्फोरस और X2 लिया है, और जब इसको अभिक्रिया मिश्रण में डालते हैं तो पहले ये रेड फॉस्फोरस X2 के साथ में रिएक्शन करता है, PX3 बनाता है यानी PBr3 या Pi3, और वो PBr3 या Pi3 हाथों हाथ अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा मेथड। देखो यहाँ 3 मेथड है, अलग अलग दिए नहीं गए हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो है ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, दूसरा जो है वो क्या है? सांद्र हैलोजन अम्लों द्वारा, और तीसरा जो है वो ये था फॉस्फोरस अम्लों द्वारा। ठीक है, या फॉस्फोरस हैलाइडो द्वारा, फॉस्फोरस हैलाइडो द्वारा। पहली रिएक्शन किसकी है? ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, दूसरी रिएक्शन किसकी है? सांद्र हैलोजन अम्लों से, और तीसरी है फॉस्फोरस हैलाइड से। ये लास्ट की 3 जो है, और एकदम लास्ट वाली जो रिएक्शन है ये किसकी है? थायोनिल क्लोराइड द्वारा। ठीक है, जो तो चौथा मेथड है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का वो है थायोनिल क्लोराइड द्वारा। थायोनिल क्लोराइड कहलाता है SOCl2, और ये अभिक्रिया करवाई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन आप जानते हैं एक क्षार होता है, पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। इस रिएक्शन का एक नाम है, इसे कहा जाता है डार्जन अभिक्रिया। इसमें नाम दिया हुआ नहीं है, आप इसका नाम लिख लेना, इसे कहते हैं हम डार्जन अभिक्रिया। यानी अल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है। ठीक है, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सह उत्पाद बन रहे हैं ना SO2 और HCl, देखो SO2 क्या है? एस्केपेबल गैस है, गैस के रूप में निकल जाता है, और जो HCl बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको जो यहाँ पिरिडीन रहता है वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, क्योंकि पिरिडीन क्या है? एक क्षार है, और HCl क्या है? अम्ल है। तो क्षार जो है वो अम्ल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसमें हमको सह उत्पाद नहीं मिलते हैं इस अभिक्रिया में। यानी अगर डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल हैलाइड बनाएं तो सह उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे जो उत्तम विधि है वो कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें सह उत्पाद नहीं बनेंगे तो उन्हें अलग करने का हमें
एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है, यानी उन्हें प्योर करने के लिए शुद्ध करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही जो एल्किल हैलाइड मिलता है वो शुद्ध ही मिलता है। ठीक है, और इसीलिए ये औद्योगिक विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की। ठीक है, कौन सी? डार्जन अभिक्रिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद में है एल्किल हैलाइड, सॉरी, जो हम बना रहे हैं एल्किल हैलाइड, ये हमने पहला किया अल्कोहल से। अल्कोहल के अंदर ध्यान रखिएगा 4 मेथड थे। पहला था ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, दूसरा था सांद्र हैलोजन अम्लों द्वारा, तीसरा था फॉस्फोरस हैलाइड द्वारा, और चौथा था डार्जन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोकार्बन से हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे, यानी एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे खास से, वो देखेंगे और ये हम करेंगे अब कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।